जय हिंद। तो हम लोग कल हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास का। ठीक है, इतिहास में पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद और उदय और विकास। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था, उदय और विकास, इसके बारे में कल हम लोगों ने पहली क्लास की चर्चा की थी। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट पॉइंट तक छोड़ा था कि जिसने वो स्टेटस असेंबली थी उसको समाप्त करके एक नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, जो फ्रांस के राष्ट्रवाद में था। ठीक है, जो दूसरा नंबर पे था फ्रांस के राष्ट्रवाद। इसी में हमको पढ़ना है कि मानव और नागरिकों के अधिकारों मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। इसी में फ्रांस के राष्ट्रवाद में अगला पॉइंट था कि मानव और नागरिकों की अधिकार की घोषणा। ठीक है, इसी में फ्रांस के जो राष्ट्रवाद था ना, उसी में हमको ये पढ़ना था। नेशनल असेंबली जब बनने के बाद, जब इसमें नेशनल असेंबली का गठन किया गया था, उसके बाद उसमें क्या क्या चीज बदलाव किए गए थे, उस चीजों को पढ़ना था। जो पहला मेरा था वो था क्या, मानव और नागरिकों की अधिकारों की घोषणा। देखिए, एक भी पॉइंट मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, जिसमें सारे पॉइंट को क्लियर करते चलूंगा। और मैं पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक पूरा सा दे देना तो उसको समझने और उसको याद करने में आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट करके उस चीज़ों को समझाऊंगा और उस चीज़ों को देखिए। जब मानव और नागरिकों की अधिकार की घोषणा जब की गई, उसमें दो बातों को ना विशेष बल दिया गया। इसमें कितने बातों को विशेष बल दिया गया? दो बातों को विशेष बल दिया गया। और पहला जो मेरा था ना, वो था मेरा, क्या पता है, वो मेरा था संप्रभुता। क्या था? संप्रभुता। पहला जो मेरा था क्या था? संप्रभुता। और संप्रभुता का मतलब होता है कि संप्रभुता राज्य में और राष्ट्र में ही निहित हो, व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह में नहीं। यानी कि संप्रभुता का मतलब है जो होगा वो राज्य और राष्ट्र में ही निहित होगा, वो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं होगा। यानी कि संप्रभुता का मतलब है कि संप्रभुता राज्य या राष्ट्र में निहित है। ठीक है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं। समूह में नहीं। ठीक है, यानी और दूसरा मेरा जो था, इसमें पहला था संप्रभुता, जो राज्य और राष्ट्र में ही निहित था, व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह में नहीं था। और दूसरा जो मेरा पॉइंट था, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा उन्हें समान अधिकार देना, राज्य का कर्तव्य। दूसरा था कि नागरिकों की स्वतंत्रता प्रदान करना, नागरिकों की स्वतंत्रता प्रदान करना और नागरिकों की विशेष अधिकार राज्य को विशेष अधिकार जो था वो विशेष या समान अधिकार, विशेष या यहाँ पर नागरिकों की समान अधिकार, नागरिकों की समान अधिकार राज्य के देना कर्तव्य था।
ठीक है, यानी समझिए इस चीजों को। मानव और नागरिकों के अधिकारों जब नेशनल असेंबली का गठन किया गया, उसके बाद क्या किया, सबसे पहला जो किया गया, मानव और नागरिकों के अधिकार देना। पहला था संप्रभुता। संप्रभुता क्या है, यानी कि जो राज्य और राष्ट्र में ही निहित था, जो व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह में वो निहित नहीं था। दूसरा जो किया गया वो क्या किया गया कि नागरिकों की स्वतंत्रता प्रदान करना और नागरिकों की समान राज्य का समान अधिकार राज्य का देना। राज्य जो थे उनको देना क्या था, कर्तव्य था। ठीक है, पहले क्या था कि पहले उसको नागरिकों की एक समान अधिकार नहीं मिलती थी, इसीलिए उस स्टेट असेंबली को तोड़ समाप्त करके एक नेशनल असेंबली का गठन किया गया, जहां पे बहुत सारे बदलाव किए गए। उसकी चर्चा हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर था कि एक नागरिकों जो था उसको क्या दिया गया, एक समान अधिकार दिया गया और एक स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, जो राज्य को क्या था, देना एक कर्तव्य था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके आगे चर्चा करते हैं कि नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को, इसके ये दो बातों पे बल दिया गया था, लेकिन इसके अगले पॉइंट है कि इसी में फ्रांस के राष्ट्रवाद में ही अगला पॉइंट है कि नेशनल असेंबली ने क्या किया गया, नेशनल असेंबली ने राजा के संविधानों को नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को समाप्त कर, नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को समाप्त कर दिया और समाप्त कर संवैधानिक अधिकारों को, संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की। किसकी व्यवस्था की, संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की। राजतंत्र की व्यवस्था की। ठीक है, इसमें मतलब कि जो नेशनल असेंबली पहले किसका शासन था, स्टेट असेंबली जब था उसके पहले किसका शासन था, राजा के शासन था। लेकिन जब नेशनल असेंबली का गठन किया गया उसमें क्या किया, राजा के जितने भी अधिकार थे उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद एक संवैधानिक यानी कि संविधान के तरह ही संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट था कि कन्वेंशन ने राजतंत्र समाप्त कर, जब ये राजा के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और राजतंत्र की व्यवस्था की, संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या किया गया, कन्वेंशन ने राजतंत्र समाप्त कर, राजतंत्र समाप्त कर वहां के जो राजा रानी थी ना, पहले जिसका शासन था यानी राजा और रानी का, कन्वेंशन राजतंत्र समाप्त कर राजा रानी को मौत की सजा सुना है। क्या किया गया, जब राजतंत्र की व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई, उसके बाद क्या किया गया, कन्वेंशन में जो राजा के शासन को समाप्त करके वहां के राजा और रानी की मौत की सजा की सुना दी गई। और जब मौत की सजा सुना दी गई तो 21 जनवरी 1793 को, कितने, ये डेट याद रखिएगा, 21 जनवरी 1793 को, 21 जनवरी 1793 को वहां का राजा कौन था, कल बताए थे, लुईस 16वां। लुईस 16वां 21 जनवरी 1793 को लुईस 16वां को गिलेटिन पे चढ़ाकर, कहां पे चढ़ाकर, गिलेटिन पर चढ़ाकर सार्वजनिक रूप से, किस रूप से, सार्वजनिक रूप से, यानी कि सबके, यानी कि एक सार्वजनिक का मतलब क्या होता है,
सारे लोगों से विचार या विमर्श करके, ठीक है, सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा दी गई, ठीक है। इसके कुछ ही दिनों के बाद रानी को भी फांसी की सजा सुनाई गई। समझ गए? पहले इस चीजों को समझ, शुरू से समझते हैं इसको। स्टेट असेंबली को तोड़कर समाप्त करके क्या किया गया? नेशनल असेंबली का गठन किया गया। जब नेशनल असेंबली का गठन किया गया तो पहला बदलाव जो हुआ, पहला बदलाव मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। इसमें दो बातों पर विशेष बल दिया गया। पहला बात था संप्रभुता। संप्रभुता राज्य और किसमें निहित था? राष्ट्र में ही निहित था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि संप्रभुता किसमें निहित था? राज्य और राष्ट्र में निहित था, व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह में निहित नहीं था। दूसरा क्या बदलाव किया गया कि नागरिकों की स्वतंत्रता प्रदान करना और नागरिकों के समान अधिकार राज्य को देना एक कर्तव्य था। जो पहले नहीं मिल रहा था उसको एक समान अधिकार देना, किसको? नागरिकों को और जनता को एक समान अधिकार देना राज्य का क्या था? कर्तव्य था। और इसका क्या था? नेशनल असेंबली ने राजा के, जितने पहले किसका शासन था? राजा के शासन था। उसने क्या किया? नेशनल असेंबली ने राजा के सारे शासन को समाप्त कर दिया गया और समाप्त कर दिया गया, राजतंत्र की व्यवस्था की गई। जब राजतंत्र की आपकी व्यवस्था की गई उसके बाद क्या किया गया? वहां के राजा को कन्वेंशन ने राजतंत्र समाप्त करके वहां के राजा और रानी को क्या किया गया? मौत की सजा सुना दी गई, ठीक है। उसके बाद 21 जनवरी 1793 को, इस डेट को याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 21 जनवरी 1793 को लुईस सोलहवां वहां का राजा कौन था? लुईस सोलहवां को गिलेटिन पर चढ़ाकर, किस चीज पर चढ़ाकर? गिलेटिन पे चढ़ाकर सार्वजनिक रूप से, यानी कि सबके विचार विमर्श से उसको फांसी की सजा दी गई, ठीक है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद वहां की उसकी रानी को भी फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी आगे की चर्चा करते हैं। आपका इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो जैसे आज आपका पीडीएफ मिल चुका होगा आज वाले वीडियो का, ठीक है। उसी तरह आपको हर चीज का, हर का पीडीएफ आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा, ठीक है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज्यादा से ज्यादा इसका शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक, दूसरे बच्चों तक भी पहुंचे, ठीक है। ठीक है, जब ये राजा के फांसी की सजा सुना दी गई उसके बाद फिर एक बदलाव किया गया। बदलाव था कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर एक समान कानून लागू किया गया। क्या किया गया? इसके आगे था कि आपका प्रशासनिक क्या था? प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर एक समान कानून लागू किया गया। ठीक है, यानी कि जब राजा को फांसी दी गई तो उसके बाद क्या किया गया? एक प्रशासन के तौर तरीके से, यानी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर एक समान कानून को
लागू किया गया। कहने का मतलब है कि देखिए हिस्ट्री को ना आप, इतिहास को अगर आप अपनी माइंड में इमेजिन करके पढ़ोगे ना तो सारी चीज़ों की याद होगी, ठीक है। कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में चलनी चाहिए कि हाँ शायद ये ऐसा होगा, ये वीडियो की तरह चलनी चाहिए, तभी आप हिस्ट्री को समझ सकते हो, ठीक है। याद नहीं किया जाता है, सिर्फ समझा जाता है इस चीज़ों को। अगर जीएस जीके एक ऐसा पर्सन है जो बड़े अधिकारी बना देता है, ठीक है। तो इस चीज़ों का उसमें रुचि लेके पढ़े, हर चीज़ों को बेहतर ढंग से पढ़े। तो जब बात करें प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक समान कानून क्या किया गया, लागू किया। इसमें एक पहला जो पॉइंट था कि आयात और निर्यात जो कर था ना उसको समाप्त कर दिया गया। पहला जो था कि आयात निर्यात, पहला था कि आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और दूसरा जो मेरा था, दूसरा मेरा क्या था कि दूसरा मेरा था कि नाप तोल की पद्धति अपनाई गई। क्या किया गया, नाप तोल की पद्धति अपनाई गई। इस चीजों को समझिए। देखिए आयात निर्यात मतलब क्या होता है, अगर बात अपनी भाषा में बात करें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो कर था ना, जो टैक्स उसला जाता था, उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। यानी कि जो मान लीजिए सामान आता था और जाता था दूसरे जगहों से, जो एक टैक्स लगता था, यानी कि उसमें जो एक शुल्क लगता था, उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और दूसरा था कि नाप तोल की पद्धति अपनाई गई। पहले, इसके पहले राजा के शासनकाल में नाप तोल की पद्धति नहीं हुआ करती थी, ठीक है। जो अगर गांव देहात के बारे में समझे तो, अगर इस चीजों को समझे तो पहले क्या अभी भी होता है कि हाँ हाथ से ही दे देता है कि हाँ ये इतना होगा, एक अंदाजा लगा कर दे दिया जाए। उसी तरह से समझे कि पहले इसी तरह का हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, एक नाप तोल की पद्धति अपनाई गई, ठीक है। और दूसरी, और इसमें दो पद्धति अपनाई गई, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया गया। एक था आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, जो टैक्स लगते थे, जो आने और जाने में जो सामान आता था या जाता था दूसरे जगह से, उसको, उस कर को यानी कि उस टैक्स को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, उस शुल्क को। और दूसरा नाप तोल की पद्धति अपनाई गई, ठीक है। और बात करें इसी में, इसमें दो चीज आ गए। और इसके आगे वाले पॉइंट है कि आपका प्रशासनिक व्यवस्था के आगे वाले जो पॉइंट है कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था। इसमें एक चीज याद कीजिएगा कि फ्रांसीसी, जो फ्रांस का क्रांति था, कि फ्रांसीसी का भाग्य लक्ष्य था, भाग्य लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को, भाग्य लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराएं, ठीक है। यानी कि इसका एक लक्ष्य था कि निरंकुश शासन से मुक्त कराएं, ठीक है। मतलब कि ये फ्रांस में जो राष्ट्रवाद हुआ था, उसमें एक ही लक्ष्य था कि वहां के लोगों को एक निरंकुश शासन जो था, राजा का जो शासन था, निरंकुश शासन, उसको क्या किया गया, उसको उससे मुक्त, लोगों को मुक्त कराया जाए, ठीक है। तो फ्रांस में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसकी यहाँ पर आपकी खत्म होती है। यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रवाद में हमने एक भी पॉइंट के नहीं छोड़ा है जो आपके एग्जाम में ना आए, ठीक है। सारे पॉइंटों को कवर किया, बस पॉइंट बाय पॉइंट बना के उसको कवर इसलिए किया गया है, इसलिए बताया हूं कि आपको उस चीजों के क्या रहे, याद रहे, ठीक है। अगर आपको एक ही आंसर, एक ही क्वेश्चन में सारे आंसरों को लिखा दिया जाए, एक ही साथ सबको कह दिया जाए कि ये आपका इतना आंसर है, तो आप उस चीजों को याद नहीं कर पाओगे, उस चीजों को आप घबराहट में छोड़ दोगे, ठीक है। इस चीजों को समझ गए। इसीलिए पॉइंट बाय पॉइंट, नंबरिंग बाय नंबरिंग करके आपको क्वेश्चनों को हमने पॉइंट बाय पॉइंट हर चीजों को बताया है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं
और बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, और 10th क्लास वाले बच्चों के लिए तो बेहतर है क्योंकि 10th का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, हिस्ट्री अब मैं 10th ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें अदर भी एग्जामों का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डालिए। इसके आगे वाले क्वेश्चन बदलते हैं। हाँ, एक चीज और याद कर लीजिएगा, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, हम भूल रहे थे कि मर्सिले क्या था। आपको याद होगा कि मर्सिले जो था फ्रांस का राष्ट्रगान था। क्या था? मर्सिले जो था फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। इसके बाद क्या हो गया? मर्सिले क्या हो गया? फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। इसको आप याद कर, इसको आप पॉइंट एक नोट करके लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि मर्सिले कहाँ का राष्ट्रगान है, तो फ्रांस का राष्ट्रगान है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे की चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे वाले पॉइंट के समझते हैं। ये आपका फ्रांस का राष्ट्रवाद जो था वो आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे है नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान। आपका है राष्ट्रवाद के प्रसार में तीसरा। राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। ठीक है, ये आपका क्या है? तीसरा नंबर जो था ये आपका पॉइंट है कि राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। 1 मिनट में इंक मार्कर चेंज कर देता हूं। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या क्या योगदान रहा था, इन्होंने क्या क्या किया था, इस चीजों को समझते हैं। और बात करें नेपोलियन बोनापार्ट का, एक चीज नहीं बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था ना भैया, नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कितने ईस्वी में हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म? भैया 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर इसकी बात आगे की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे कि, तो अगर नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर, कितने में? नेपोलियन बोनापार्ट ने 1700, शुरू से लिख देते हैं चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर, डायरेक्टरी का
शासन समाप्त कर प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांस की सत्ता पर अधिकार किया। शासन समाप्त कर प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांस की सत्ता पर अधिकार किया। मतलब कि समझिए, देखिए उनकी जन्म कब हुई? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। और 1799 में क्या किया? उन्होंने डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर और प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांस की सत्ता पर अधिकार कर लिया। बताइए, 30 साल में बंदा इन्होंने डायरेक्टरी का शासन समाप्त किया और फ्रांस की सत्ता पर अधिकार कर लिया। अपने यूपी बिहार में क्या होता है, 30 साल में बच्चे नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे सरकारी नौकरी की। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 30 साल की उम्र में अगर सरकारी नौकरी आपकी नहीं लग रही है तो सीधा बात समझिए, आप सरकारी नौकरी लेने वाले में से नहीं, यानी किसी को पढ़ाकर देने वाले में से हो। ठीक है, इस चीजों को समझिए, क्योंकि 30 साल तक अगर आप स्ट्रगल करते हो तो आपके पास ज्ञान की खान होगी। तो उस चीजों को के बारे में भी सोचिए। अगर ना लग रही हो तो आप नौकरी दिलवाने वालों में से हो, यानी कि पढ़ा कर दिलवाने वालों में से हो। तो उस चीजों को आप समझिए, क्योंकि 30 साल ये बंदा अभी इस समय में रहता तो पागल हो जाता, कोई करना ही नहीं रहता इसको। ठीक है, जैसे अभी के समाज में हम लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है। तो इसके आगे की चर्चा करते हैं, आगे की बात करें कि इसने क्या किया? सत्ता पर अधिकार किया। ठीक है, और 1804 में क्या हुआ कि इन्होंने 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। क्या बन गया? फ्रांस का सम्राट बन गया। इन्होंने 1769 में जन्म लिए। 1799 ईस्वी में क्या हुआ? इन्होंने डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर और फ्रांस के सत्ता पर प्रथम काउंसिल के रूप में अधिकार कर लिया, सत्ता पर अधिकार किया और 1804 में फ्रांस की सम्राट बन गया। ठीक है, कितनी ज्यादा तरक्की इन्होंने किया है। अभी रहते तब पता चलता। और इसके बाद क्या हो गया? फ्रांस पर आश्रित राज्यों में भी नेपोलियन ने क्या किया? फ्रांस पर आश्रित राज्यों में भी नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था लागू की गई। यानी कि फ्रांस पे आश्रित राज्यों, इसकी तो समझेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। फ्रांस पे आश्रित राज्यों में भी नेपोलियन संहिता में भी नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था लागू की गई। शासन और अर्थव्यवस्था लागू की गई। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब, इन्होंने 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। उसके बाद इन्होंने क्या, जो ये फ्रांस पर जो आश्रित राज्य थे ना, मतलब कि कोई दूसरा राज्य जो आश्रित था, उनके ऊपर क्या किया गया? नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था लागू की गई, यानी कि उससे टैक्स उछला जाता था। ठीक है, तो इस चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। और एक और चीज में 1804 में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। 1804 में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार
समाप्त कर दिया गया। ठीक है, देखिए इस चीजों को समझिए। राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। नेपोलियन ने जब जंग कब लिए थे? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में, और 1799 में क्या हुआ था? यहाँ डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर फ्रांस के प्रथम कौंसल के रूप में सत्ता पर अधिकार के लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। जब सम्राट बन गए तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस के आश्रित राज्य जो उनके ऊपर आश्रित राज्य था ना, तो उनके ऊपर नेपोलियन संहिता और फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था का लागू कर दिया गया। जब फिर उसके बाद क्या हुआ? 1804 में ही नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब समझ गए? इसको आप नोट कीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे की चर्चा करते हैं। देखिए इसको मैं पॉइंट पर पॉइंट इसलिए लिखा है, अगर सीधे आते हैं ना, कहते हैं कि भैया हाँ, राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के इन्होंने जन्म अब लिया था, इन्होंने प्रशासन किया था और यहाँ पर सम्राट बन गए। उसके बाद फ्रांसीसी शासन व्यवस्था को लागू किया गया। अगर एक ही चीज में सारे लिख देते ना तो आपको ज्यादा पढ़ने और लिखने और समझने में दिक्कत होती है, इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख दिया। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या किया गया। जब नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बने थे, मतलब कि भैया जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के जब सम्राट बने थे तो कुछ चीजों को अपनाया गया था। उसके एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। ठीक है, पहला जो था, पहला मेरा था जब ये सम्राट बने थे ना, इसमें पहला जो मेरा पॉइंट था, पहला मेरा पॉइंट क्या था? पहला मतलब कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। पहला क्या किया गया? कानून के समक्ष जो था, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। ठीक है, पहला क्या किया गया? जब ये सम्राट बने ना तो पहला एक इन्होंने कुछ चीजों को अपनाया गया, कुछ सिद्धांतों को किए, जिसमें पहला जो था कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत, यानी कानून के सामने एक समान व्यवहार का सिद्धांत अपनाया गया। दूसरा जो मेरा था कि नागरिकों की संपत्ति संबंधित अधिकारों की सुरक्षा की गई। दूसरा था कि नागरिकों की संपत्ति नागरिकों की संपत्ति और सुरक्षा, संपत्ति संबंधित अधिकारों की, नागरिकों की संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा दी गई। क्या किया गया? संबंधी अधिकारों की सुरक्षा दी गई। और तीसरा जो था, समानती व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। तीसरा मेरा क्या था? पहले इस चीजों को लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं इस चीजों की, कि समानती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। क्या किया गया? समानती व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। और चौथा मेरा पॉइंट था कि किसानों को भू दायित्व से मुक्ति मिल गई। किससे मिल गई? किसानों की भू दायित्व, किसानों की दायित्व से
मुक्ति मिल गई। किसानों की भू दायित्व से क्या मिल गया? मुक्ति मिल गया। मुक्ति मिल गई और वो समांति कर चुकाने से भी बच गए। मुक्ति मिल गई और समांति कर चुकाने से बच गए। ठीक है। और पांचवा मेरा पॉइंट क्या था? मैं पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद करने में आसानी होगी। कारीगरों पर श्रेणी संघों का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। कारीगरों पर श्रेणी संघों की नियंत्रण समाप्त कर दी गई। नियंत्रण समाप्त कर दी गई। ठीक है। और छठा मेरा पॉइंट क्या था? छठा मेरा था कि प्रशासनिक नियुक्ति में योग्यता के आधार पर बनाया गया। प्रशासनिक नियुक्ति योग्यता के आधार पर बनाया गया। योग्यता के आधार पर बनाया गया। ठीक है। और सातवां मेरा पॉइंट था कि सातवां मेरा क्या था? सातवां मेरा था कि यातायात और संचारण व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया गया। क्या किया गया? यातायात और संचारण व्यवस्था में सुधार किया गया। ठीक है। और मेरा लास्ट जो पॉइंट था वो आठवां ये था कि समान शुल्क, समान मापतौल की प्रणाली और एक मुद्रा के प्रचलन में व्यापार। समान शुल्क और समान शुल्क और समान शुल्क और समान मापतौल की प्रणाली। समान मापतौल की प्रणाली क्या किया गया? और एक मुद्रा के प्रचलन के आधार पर समान मापतौल की प्रणाली के एक मुद्रा के प्रचलन के आधार पर मुद्रा के प्रचलन से व्यापार। मुद्रा के प्रचलन से व्यापार, आधार पर नहीं, मुद्रा के प्रचलन से व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधों का विकास हुआ। मुद्रा के प्रचलन के व्यापार से वाणिज्य और उद्योग धंधों का विकास हुआ। ठीक है। इस 8 चीजों को अपनाया गया नेपोलियन बोनापार्ट के सम्राट 1804 ईस्वी में सम्राट बने थे फ्रांस के। उसके बाद पहला मेरा क्या था? कानूनी और समझ की समानता का सिद्धांत अपनाया गया। कानून के समझ एक समान की तरह से पेश आना मतलब समझिए कि समझने के लिए एक पेश आना। ठीक है। और दूसरा था कि नागरिकों की संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा दी गई।
ना पहले क्या था कि नागरिकों के कोई संपत्ति और की कोई सुरक्षा नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उसको क्या किया गया, नागरिकों की संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा दी गई। तीसरा में था कि समानती व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, जो लगाया गया था समानती कर था, कर हो टैक्स हो कुछ भी हो, उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और किसानों की चौथा में था कि किसानों की भू दायित्व से मुक्ति मिल गई और समानती कर चुकाने से बच गए, यानी कि इसके जो भू दायित्व थे उसमें किसानों का, उसका क्या गया, मुक्ति मिल गया। और समानती कर जो था यानी जो टैक्स लगता था उससे भी वो बच गया। चौथा पांचवा मेरा था कारीगरों पर श्रेणी संघों का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, मतलब कि जो काम करने वाले थे उसके ऊपर एक दबाव था, किसका दबाव था, श्रेणी संघ का। उसको क्या, इन्होंने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट में उसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद था कि छठा था कि प्रशासनिक नियुक्ति योग्यता के आधार पर बनाया गया। पहले क्या था, किसी को लिया के रख दिया, चलो भैया तुम कर लो, ठीक है, लेकिन उसको क्या किया गया, एक योग्यता के आधार पर उसके क्वालिफिकेशन, सीधी भाषा में समझे तो क्या किया, क्वालिफिकेशन के आधार पे उसको नियुक्त किया गया। सातवां था कि यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। यातायात था जो संचार यानी टेलीफोन, उसमें क्या किया गया, उसमें एक सुधार किया गया। और लास्ट पॉइंट था कि समान शुल्क और समान मापतौल की प्रणाली, एक मुद्रा के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधों का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि समान शुल्क कोई भी चीज में और समान माप, यानी कि जो नापा, जितना नापो तोलोगे उतना ही पैसा दिया जाएगा। इस चीजों को इन्होंने क्या किया गया, उद्योग धंधों का विकास किया गया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे की चर्चा करते हैं। इसकी पीडीएफ आपकी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पूरा नोट्स के साथ। ठीक है, कि इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा आपको आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में। आज वाला, कल वाला जो वीडियो था वो आपको मिल चुका होगा, उसका नोट्स भी मिल चुका होगा जो डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे चुके हैं। ठीक है, तो इसका भी उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। इसकी आगे की चर्चा करते हैं। 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं, मात्र 2 पॉइंट और है इसके नेपोलियन बोनापार्ट में। इनका जो योगदान था उसमें उसको पहले क्लियर करने की कोशिश करते हैं। भैया कोशिश ही कर सकते हैं। ठीक है, इसके 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं, उसको क्लियर करते हैं भैया। चलिए देखिए, जो नेपोलियन बोनापार्ट थे ना, उन्हीं बहुत सारी चीज़ों की ना एक स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था, नेपोलियन ने इटली में, कहाँ पे, इटली में इन्होंने किसकी चीज़ों की स्थापना की थी, तो इन्होंने क्या था, ट्रांसपेडन गणराज्य। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा जरूर, ट्रांसपेडन गणराज्य और ट्रांसपेडन गणराज्य और क्या है भैया, सीसेल पाइन गणराज्य की स्थापना की थी। कहां पे, सीसेल पाइन गणराज्य की स्थापना की थी। कहां की थी इन्होंने, इटली में। ठीक है, इटली में किया था। और जर्मनी में बात करें तो इसके आगे इन्होंने जर्मनी में भी इन्होंने क्या किया था, जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, राइन संघ की। अब बात करें, यहां से क्वेश्चन आपके पूछ देगा कि राइन संघ की स्थापना किसने की थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। कहां पे किया था, तो जर्मनी में।
ठीक है, इसमें राइन संघ की स्थापना की थी। और आगे की बात करें तो आगे है एक पॉइंट और है जो लास्ट है कि वर्षा की ग्रैंड डची बनाकर पोलैंड में भी, यानी कि वर्षा की ग्रैंड डची बनाकर पोलैंड में भी क्या किया था, राष्ट्रवादी की भावना जागृत की थी। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी की भावना क्या किया था, जागृत किया था। समझ गए? यानी कि इन्होंने इटली में ट्रांसपेडन गणराज्य और सिसिली पाइन गणराज्य की स्थापना की थी, जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी, ठीक है। और वर्षा की ग्रैंड जब ये सब खत्म करने के बाद इन्होंने नहीं रहा गया तो इन्होंने क्या किया है, वर्षा की ग्रैंड डची बनाकर पोलैंड में भी राष्ट्रवादी की भावनाओं को जागृत किया था, ठीक है। तो यहां तक आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, इसके आगे कल कंटिन्यू, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल आपको इसके आगे कंटिन्यू करेंगे आपकी क्लासों को। तब तक के लिए जय हिंद। और बात के बच गए हैं एक, इसीलिए हैप्पी होली। आपको आपके पूरे परिवार को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और अच्छे ढंग से होली मनाइए, क्योंकि रात के बज रहे हैं एक। तो आपके होली रंगों से खेले, रंग लगाने वालों से खेले, रंग बदलने वालों से नहीं खेले, तो ठीक रहेगा। तो जय हिंद, और आपके परिवारों की ढेर सारी शुभकामनाएं होली की।